Hello students, in this video we are going to discuss some basic terms regarding elastic properties of materials. ये हमारी फर्स्ट यूनिट है सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर की, दैट इज़ इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी में बेसिकली हम जो आपके सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उन सॉलिड मटेरियल्स की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हम रीड करने वाले हैं। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ रीड करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं हमारी जो हमें पता होनी चाहिए या हमें उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, और कितनी उनकी वेरियस टाइप्स होती हैं वो चीज़ें हमें पहले उससे डिस्कस करनी है बिफोर डिस्कसिंग इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस what is strain and what is stress and what are different type of stress and strain exist, ठीक है। एंड फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे और डेफिनेशन करने के बाद हम इनको डिटेल में रीड करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज स्ट्रेन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स या फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो कुछ चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं उस ऑब्जेक्ट में या फिर उस बॉडी में। विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और सिस्टम ऑफ फोर्स क्या क्या हम चेंजेस उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट के जो भी पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके वो ऑब्जेक्ट हमारी बनी हुई है उन पार्टिकल्स में हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एज इलास्टिसिटी जो है वो हम बेसिकली सॉलिड्स के केस में यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की अपनी एक डेफिनेट शेप होती है और जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके वो सॉलिड ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है वो आपके हम कहते हैं कि फिक्स्ड प्लेस पे वो होते हैं। और जैसे ही हम बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स के बीच का जो भी सेपरेशन है इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, वो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन हमारा चेंज हो जाता है फोर्स की एप्लीकेशन के साथ। तो सबसे पहली चीज़ हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि दैट बॉडी प्रोड्यूसेस अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी। एंड नेक्स्ट इज बॉडी के साइज़ में हम किसी तरीके का चेंज ऑब्जर्व करते हैं या फिर उसकी शेप में हम कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं। साइज़ का मतलब क्या है कि उसकी जो लेंथ है या फिर वॉल्यूम है उसके अंदर किसी तरीके का चेंज प्रोड्यूस होता है, या फिर उसकी जो शेप होती है जो डेफिनेट शेप होती है उस शेप के अंदर हम किसी तरीके का चेंज ऑब्जर्व करते हैं। तो साइमल्टेनियसली या तो आप साइज़ में कोई चेंज ऑब्जर्व करोगे या फिर शेप में चेंज ऑब्जर्व करोगे, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेप और साइज़ दोनों में ही हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं, बोथ इन शेप एंड साइज़, ठीक है। और फोर्स की एप्लीकेशन के बाद जो भी चेंजेस उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो शेप उसकी चेंज हो गई या फिर उसका साइज़ चेंज हो गया, उसके बाद हम उसे क्या कहते हैं कि दैट बॉडी इज़ सेड टू बी स्ट्रेन्ड, ठीक है। जो डिफॉर्म्ड शेप उसकी हो जाती है उस डिफॉर्म्ड शेप को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ अंडर स्ट्रेन्ड, ठीक है। नाउ हाउ वी मेजर स्ट्रेन फॉर any object? Strain produced in a body is measured as the ratio of change in configuration to its original configuration. अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन्स, या फिर हमने देखा कि भाई लेंथ में चेंज होता है या वॉल्यूम में चेंज होता है या फिर उसकी शेप में चेंज होता है। तो किसी भी तरीके का जो भी चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे दैट चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जो भी आपका साइज़ था या फिर शेप थी उसके विद रिस्पेक्ट टू हम उसका रेशो निकालते हैं, और वो रेशो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेन कहलाता है। In other words, we can say that fractional change or deformation produced in a body is said to be strain. तो जो भी फ्रैक्शनल चेंज या फिर डिफॉर्मेशन हम ऑब्जर्व करते हैं वही क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रेन कहलाती है। नाउ स्ट्रेन जो है ये एक डायमेंशन लेस
पैरामीटर है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये क्या है, एक प्योर नंबर होता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो हम रेशो निकालते हैं वो आपके अगर लेंथ में हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल लेंथ की विद रिस्पेक्ट टू हम देखते हैं। वॉल्यूम में अगर चेंज देखते हैं तो हम ओरिजिनल वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं स्ट्रेन निकालने के लिए। तो दोनों ही आपके सेम क्वांटिटीज़ का हम रेशो निकालते हैं, उसी वजह से इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती और ना ही इसकी कोई यूनिट होती है। स्ट्रेन इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी, एक प्योर नंबर होता है स्ट्रेन। हम कितनी तरह की स्ट्रेन ऑब्जर्व करते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप की स्ट्रेन्स हम रीड करेंगे। फर्स्ट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकेंड इज़ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड थर्ड इज़ शेयरिंग स्ट्रेन। तो इन तीनों ही टाइप के जो स्ट्रेन है इसमें हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो हमारा चेंज हो रहा होगा, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू ये 3 टाइप के स्ट्रेन्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज 3 स्ट्रेन्स। नाउ फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम किस तरह के ऑब्जेक्ट्स में या फिर बॉडीज़ में ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का है, कोई सॉलिड बॉडी है और वो सॉलिड बॉडी जो है हमारी या तो कोई वायर है या फिर कोई रोड है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की कोई वायर हो या फिर कोई रॉड लाइक हमारी ऑब्जेक्ट हो, उसके केस में जब हम फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, उस फोर्स की एप्लीकेशन से जो चेंज वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, बेसिकली चेंज किस में प्रोड्यूस होता है, उस ऑब्जेक्ट के लेंथ में प्रोड्यूस होता है। तो अलोंग लेंथ हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं, उसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ये हमने कोई वायर ली है जिसकी लेंथ क्या है, L है लेंथ, और उसके एक एंड पे या फिर साइमल्टेनियसली आप दोनों एंड्स पे, तो दोनों पे हम साइमल्टेनियसली फोर्स लगाने की बजाय उसके एक एंड को हम फिक्स कर देते हैं और जो फ्री एंड होता है उस फ्री एंड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी लेंथ के अलोंग। तो लेंथ के अलोंग जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम उसमें कुछ इंक्रीज ऑब्जर्व करते हैं उसकी लेंथ में। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो डेल्टा L हमने लिखा है, ये डेल्टा L किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ही आपका इस तरह से ड्रॉ करके दिखाया है कि ये कोई रॉड है, इस रॉड पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया है आउटवर्ड डायरेक्शन में और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेल्टा L जो है चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं किसमें, उस रॉड की लेंथ में। तो एज पर डेफिनेशन हमने क्या कहा था कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेन को, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे किस डायमेंशन में चेंज है ऑब्जर्व आपने किया, लेंथ में चेंज ऑब्जर्व किया है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। अगर इंक्रीज हम वहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम इंक्रीज के विद रिस्पेक्ट टू लिखेंगे, और अगर मान लीजिए आप डिक्रीज ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप वो डिक्रीज इन लेंथ लिखोगे और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ करके, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हमारा जो फॉर्मूला है वो होगा इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L। तो किसी L लेंथ की हमारी वायर थी और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरीके की ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हमने वायर या फिर रॉड ली है, ठीक है। तो अगर चेंज हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, लेंथ में, तो लेंथ के विद रिस्पेक्ट टू जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उस डिफॉर्मेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो ये जो वर्ड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इससे हमें समझ में आ रहा है कि चेंज किस में प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम में प्रोड्यूस होगा। तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए क्यूबिकल शेप का आपका कोई ऑब्जेक्ट है और उस क्यूबिकल शेप
के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, उसके जो भी फेसेस हैं उन फेसेस पे आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर से क्या कर रहे हैं, उस पर यूनिफॉर्म फोर्स उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कोई क्यूबिकल शेप का ऑब्जेक्ट था और ये जो हमने रेड एरोज दिखाए हैं, ये रेड एरोज हमने हर एक तरफ से आपके दिखाए हैं। तो हर एक तरफ से इस दिखाने का मतलब क्या है, जो हमने वर्ड यूज़ किया यूनिफॉर्मली अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अंडर द यूनिफॉर्म प्रेशर आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे। अगर आप प्रेशर आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे तो आप देखेंगे कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर आप प्रेशर इनवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो अगर हम इनवर्ड डायरेक्शन में इस पर हर तरफ से आप प्रेशर अगर लगाते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन में अंदर हमने क्यूब बना रखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डिफॉर्म्ड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिफॉर्मेशन जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो गई, इसका जो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, उस डिक्रीज़ होने के बाद ये आपको ऑब्जेक्ट आपकी दिखाई दे रही है। तो मान लीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम अगर V0 था, इसका V से लिख सकते हो आप, V0 से लिख सकते हो। तो V अगर ओरिजिनल वॉल्यूम था और डेल्टा V अमाउंट से आपने जो चेंज है वो ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो जो ये डेल्टा V चेंज आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, ओरिजिनल वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देते हो, जो कुछ भी आता है रेशो, वो रेशो क्या कहलाएगा, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम कब ऑब्जर्व करते हैं, इज़ व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूज़ करते हैं। एंड फार्मूला जो है हमारा वो बिल्कुल सिंपल है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा V डिवाइडेड बाई V, ठीक। दिस आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। बॉडी जो है वो हमारी यूनिफॉर्म प्रेशर हमने उसके ऊपर क्या किया है, अप्लाई किया है, जो कि नॉर्मली हमने उसके सरफेस पे अप्लाई किया है एट एवरी पॉइंट। तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे हमने यूनिफॉर्म प्रेशर आपका अप्लाई किया है उस ऑब्जेक्ट पे। अगर आप यूनिफॉर्मली नहीं अप्लाई करोगे प्रेशर, तो जो आप चेंज देखोगे वो आपका शेप में भी किसी तरीके का चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आप जनरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आपके पास जो रबड़ होता है या फिर कोई भी आप बॉल ले सकते हैं, जो रबड़ की बॉल होती है, उसको हम हाथ से प्रेस करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे हम उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे होते हैं वो इनवर्ड अंदर की तरफ आपकी क्या हो जाती है, प्रेस हो जाती है। लेकिन आपकी जो शेप है वो अब स्फेरिकल नहीं रहती, वो चेंज्ड शेप आप ऑब्जर्व करते हो। लेकिन अगर ऐसे हाथ से उसके ऊपर प्रेशर लगाने की बजाय हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर हम यूनिफॉर्मली प्रेशर अप्लाई करें, तो वो स्क्वीज़ होने के बाद भी आपको स्फेरिकल शेप की ही दिखाई देगी। तो हम उस वाली सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं जब हमने उसके ऊपर यूनिफॉर्मली प्रेशर अप्लाई किया हुआ हो, ठीक है। एंड जो चेंज है वो बिना शेप चेंज किए ही आपको ऑब्जर्व हो, उस केस में आप जो स्ट्रेन ऑब्जर्व करते हो वो क्या कहलाती है, आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाती है। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन भी हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं और नॉर्मली इसको शेयर भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब तक जो आपने एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किया था वो आपने कैसे अप्लाई किया था कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर हमने नॉर्मली आपका फोर्स अप्लाई किया था। तो दो तरह से हम फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम सरफेस के ऊपर नॉर्मली फोर्स अप्लाई करें, या फिर सेकेंड टाइप क्या होती है आपकी, अलोंग द सरफेस, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम फोर्स को अगर अप्लाई करते हैं। तो अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस सिचुएशन में आपके जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है या जो चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं वो आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, इस थर्ड कैटेगरी में आते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ये आपका वही क्यूबिकल कोई ऑब्जेक्ट है, इस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का एक जो सरफेस है, जो बेस है, उस बेस को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये ABCD जो आपका सरफेस है, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, ग्लू के साथ हमने इसको पेस्ट कर दिया।
टेबल के ऊपर, और जो उसका फ्री एंड रह जाता है ये अपर सरफेस PQRS, ये जो है इसके ऊपर हम कैसे अप्लाई करें, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली, इस डायरेक्शन में अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो लोअर फेस के विद रिस्पेक्ट टू अपर फेस स्लाइटली क्या हो जाता है, आपका डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन से। डिस्प्लेस होने के बाद आपको ये जो भी आपका क्यूब है ये इस तरीके का दिखाई देगा, ये जो हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से जो हमने शो किया है ये क्या है, आपकी डिफॉर्म्ड शेप है। तो यहाँ पे किस चीज़ के अंदर चेंज प्रोड्यूस हुआ है, आपका शेप में चेंज प्रोड्यूस हुआ है। अपर फेस लोअर फेस से इस फाई एंगल से क्या हो गया है, स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया है। तो ये जो आप फाई एंगल देख रहे हो, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, यही क्या कहलाता है, आपका शेयर कहलाता है। और इसकी हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हमने ऑब्जर्व की अपर फेस की लोअर फेस की विद रिस्पेक्ट टू इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इन दोनों फेसेस के बीच जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो भी वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, आपकी शेयरिंग स्ट्रेन कहलाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या चीज़ होती है, आपकी ओनली चेंज इन शेप ऑफ बॉडी ऑकर्स विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। सिर्फ शेप में चेंज हम देख रहे हैं, वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। और ये एंगल बहुत ही स्मॉल होता है, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन इतना लार्ज नहीं होता कि इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट टाइप की दिखाई दे, वो जैसी पहले थी बिल्कुल उसी तरीके की ही दिखाई देती है। एंड this shearing strain is a special property of solids only, just because कि जो solids होते हैं उन solids की ही अपनी खुद की शेप होती है, ठीक है। तो उनकी खुद की शेप होती है, उसी केस में ही हम ये चेंज इन शेप वहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं। एंड हाउ इट इज़ मेजर्ड, एज आई टेल यू, मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन प्लेन ऑफ द बॉडी टू इट्स नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेन, ठीक है। चेंज इन इंक्लिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द सिस्टम और बॉडी, ये जो हमने रेशियो निकाला है, ये रेशियो आपका एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एंगल प्रोड्यूस हुआ है, स्मॉल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसके ही बराबर होता है। तो हम उसको चेंज इन इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं। ये आपकी इनिशियल ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा डायग्राम है इसी का ही आपका रिपीट में। ये आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है क्यूबिकल शेप की, इस पर हमने इस तरह से ये आपका एक कपल ऑफ फोर्स हमने अप्लाई किया है, तो वो कपल ऑफ फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, एक स्मॉल एंगल से क्या हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया। ये कपल ऑफ फोर्स हमारा जो है ये जनरेट हो जाता है अगर हम अपर फेस के ऊपर टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो लोअर फेस है वो हमारा फिक्स्ड फेस है, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में आपकी फोर्स जनरेट हो जाती है, उसी को ही हम कह रहे हैं कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स से जो हमने ऑब्जर्व की है और इन दोनों फेसेस के बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, इन दोनों की मदद से हम शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई कैन बी रिटर्न एज एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। और आप इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप टेंजेंट फाई की वैल्यू यहाँ पे लिखिए, टेंजेंट फाई क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, एंड दैट इज अगेन एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। तो हम थीटा की वैल्यू इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो आपका यही होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है उसको हम परपेंडिकुलर सेपरेशन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। Now we will observe the second term, that is stress. तो स्ट्रेस क्या होती है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि हमने कोई फोर्स या फिर सिस्टम ऑफ फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किए, तो वो जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस या फिर फोर्स हम अप्लाई करते हैं वही फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, स्ट्रेस ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से हमने उसके ऊपर मान लीजिए फोर्स अप्लाई किया, ठीक। ऑब्जेक्ट की जो खुद की शेप थी हम क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स लगा के उसको चेंज कर रहे हैं,
ठीक है। तो हमने क्या किया है उसके अंदर, उसकी जो खुद की जो स्टेट थी, जो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट थी, उस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं उनकी खुद की पोजीशन से। लेकिन जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं या पार्टिकल्स हैं नेचर में, वो सभी क्या पसंद करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना ही पसंद करते हैं। तो हम जैसे ही उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, वो वापस से अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। और जब वो अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करते हैं, इसी जो अपनी शेप रिगेन करने की प्रॉपर्टी होती है, यही प्रॉपर्टी ही आपकी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे आपका एक एग्जांपल है, आप कोई भी रबर बैंड ले सकते हो, उस रबर को आप स्ट्रेच करो, तो आप रबर को स्ट्रेच करते हो, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स के एप्लीकेशन के साथ उसकी जो शेप थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। उसने जो भी आपकी जो उसने लेंथ में चेंज आया, वो आप एक तरह से ऑब्जर्व करते हो। और जैसे ही आप उस फोर्स को रिमूव कर देते हो, तो अब जो रबर है वो किस में आ जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो वो वापस किस वजह से आता है, उस प्रॉपर्टी को तो हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा उसकी प्रोसेस क्या होती है, जो हमने बाहर से उसके ऊपर फोर्स लगाया, रबर के जो खुद के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आउटवर्ड फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वहाँ पे जनरेट हो जाएगा, एंड इट इज़ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक मटेरियल्स। तो वो जो भी आपका फोर्स होता है, जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या कहलाता है, आपका रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। और वो इंटरनली जनरेट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। एंड दैट वर्ड रीस्टोरिंग इटसेल्फ मीन्स कि उसकी जो खुद की शेप थी वो उसको वापस से रिस्टोर करने में हेल्प कर रहा है, इसी वजह से ही हम उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो जो भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, उस रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर दें किसी स्ट्रेन्ड या फिर डिफॉर्म्ड बॉडी के लिए, वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर कि इंटरनल फोर्स या फिर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड इन अ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है। एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओरिजिनल शेप, या फिर शेप एंड साइज आप कुछ भी कह सकते हो, जिस भी चीज़ में चेंज ऑब्जर्व आपने किया हो। ठीक है। तो यही होगी इसकी डेफिनेशन। स्ट्रेस कैन बी मेजर एज, या फिर इट इज़ अ मेजर ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप per unit area of a strained body which tends to bring the body to its original state। ठीक है। ये क्या हो गई, हमारी डेफिनेशन हो गई। और जनरली या फिर न्यूमेरिकली मैथमेटिकली अगर हम देखें, तो जो भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट मस्ट बी मैथमेटिकली इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे होते हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक। तो न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही होती है। ठीक है। तो जब हम जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं डेरिवेशंस के अंदर या आगे हम यूज़ करेंगे, तो एज रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, तो हम मैथमेटिकली उसको क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। हम इस तरह से क्यों यूज़ करते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि इंटरनल फोर्स जो जनरेट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बाहर से जो फोर्स लगाया है वो हमें पता होता है कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और एरिया हम ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट कर पाएंगे, और एरिया के विद रिस्पेक्ट टू उस डिफॉर्मिंग फोर्स का हम रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए मैथमेटिकली एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया कैन बी रिटर्न एज स्ट्रेस। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया।
यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फोर्स की यूनिट लिख लेंगे और एरिया की यूनिट लिख लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन SI यूनिट सिस्टम। एंड देन डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख लोगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML इनवर्स T-2। इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होती है। बेसिकली दो ही मैंने आपको बताई, दो तरह से ही हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो उसी तरह से आपके बेसिक जो टाइप है वो तो दो ही तरह के होते हैं स्ट्रेस के। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल स्ट्रेस, जिसमें हम परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ शीयर स्ट्रेस, जो आपने सेकेंड या फिर थर्ड जो हमने टाइप पढ़ी थी स्ट्रेन की, जिसमें फोर्स हमने कैसे अप्लाई किया था, टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस हमने अप्लाई किया था। तो वो क्या होता है आपका शीयर स्ट्रेस के अंदर आता है। अब ये जो परपेंडिकुलरली आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो या फिर फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास टेंजाइल स्ट्रेस और दूसरा क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंजेंट एंड टेंजाइल, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। वो तो अलोंग सरफेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन किस तरीके का चेंज प्रोड्यूस करता है ये ऑब्जेक्ट में, उसके बेसिस पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर रखा है कंप्रेसिव स्ट्रेस से। इसके साथ ही जो ये स्ट्रेस है हम इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेस दो तरह की होती है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस को ही शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं आगे। अब ये जो हमने टाइप पढ़ी है ना, टेंजेंशियल एंड कंप्रेसिव, ये भी आपकी बेसिकली किसका पार्ट है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ही पार्ट है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की फॉर्म में हो सकती है नॉर्मल स्ट्रेस, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की फॉर्म में भी हम ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को ही बल्क स्ट्रेस भी कहा जाता है। ये सभी डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो इनके लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंजाइल एंड कंप्रेसिव। तो आपके पास जो एक एग्जाम्पल हमने लिया था, रबड़ का एग्जाम्पल या फिर रॉड का एग्जाम्पल था, उस रॉड के एग्जाम्पल में अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उस रॉड या वायर के ऊपर, तो हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे, इंक्रीज इन लेंथ ऑब्जर्व कर रहे थे। तो फोर्स की एप्लीकेशन के बाद अगर डायमेंशन में किस तरीके का चेंज आता है, इंक्रीज इन डायमेंशन आप ऑब्जर्व करते हो, तो उस सिचुएशन में जो आप स्ट्रेस लिखोगे वो स्ट्रेस क्या कहलाती है, आपकी टेंजाइल स्ट्रेस कहलाती है। और साथ ही साथ अगर किस तरीके का क्या चीज़ ऑब्जर्व हो, आपकी डिक्रीमेंट अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो डिक्रीमेंट के विद रिस्पेक्ट टू जो आप स्ट्रेस देखते हो वो क्या कहलाती है, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाती है। आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की बजाय हम उस रॉड पे कैसे फोर्स लगाएं, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। तो इनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो आप डिक्रीमेंट इन लेंथ ऑब्जर्व करोगे। दिस इज़ अगेन द सेम दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है आपकी। तो नॉर्मल स्ट्रेस कब हम कहते हैं कि जो भी आपका सरफेस है, इफ़ द अप्लाइंग फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस देन द डेवलप्ड स्ट्रेस इज नॉन एज डायरेक्ट स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के लिए आप ये वर्ड भी यूज़ करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि वो क्या है, आपकी नॉर्मल स्ट्रेस ही है। ठीक है, एंड दिस नॉर्मल स्ट्रेस या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस मेनली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं या फिर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यही दो तरह से हम फोर्स उसके ऊपर नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर बेस करते हुए बेसिकली इसके हमने दो टाइप बताया आपको, टेंजाइल होता है या फिर कंप्रेसिव होता है। तो आई होप टेंजाइल और कंप्रेसिव का मीनिंग आपको क्लियर हो गया था। एक डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये कोई रॉड है और इस रॉड पे मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो इस आउटवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के साथ हम इंक्रीमेंट ऑब्जर्व करते हैं। तो जब आप इंक्रीज इन लेंथ ऑब्जर्व करते हो, उस सिचुएशन में आप जो स्ट्रेस लिखते हो वो कौन सी होती है, आपकी टेंजाइल स्ट्रेस होती है। और अगर आप डिक्रीमेंट ऑब्जर्व करते हो, ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाते हो तो आप डिक्रीमेंट इन लेंथ ऑब्जर्व करोगे, तो उस सिचुएशन में जो स्ट्रेस लिखोगे वो क्या होगी, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी सिचुएशन बचती है
नॉर्मली अप्लाई करने की बजाय हम कैसे अप्लाई करें, अलोंग द सरफेस हम अप्लाई करें। तो ये आपके दो सरफेसेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, तो इस कांटेक्ट की वजह से आप इसके अपर फेस और लोअर फेस पे अगर इस तरह से अलोंग द सरफेस अगर आप फोर्स लगाते हो, या फिर आप ये कहो कि हम टेंजेंशियली अगर फोर्स लगाते हैं, इसमें और इसमें, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है इसलिए आपको ये इस तरीके से नज़र आ रहा है कि इसमें भी इसी तरह से फोर्स लगा रखा है और इसमें भी इस तरह से लगा रखा है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस बार का, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, और दूसरा आपने इस सरफेस के अलोंग आपने अप्लाई किया हुआ है इस थर्ड सिचुएशन में फोर्स। तो अलोंग द सरफेस जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया जो भी डेवलप होता है वहाँ पे, वो क्या कहलाता है, आपका शियरिंग फोर्स कहलाता है, ठीक है, या फिर शियरिंग स्ट्रेस होगी आपकी फोर्स पर यूनिट एरिया अगर आप वहाँ पे कैलकुलेट करते हो। तो ये आपकी एक सिचुएशन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपकी और ये कपल ऑफ फोर्स आपने उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। नाउ दिस फोर्स पर यूनिट एरिया आप जब लिखोगे वो क्या कहलाएगा, आपका शियर स्ट्रेस कहलाएगा। या फिर ये आपकी दूसरी सिचुएशन है जिसमें ये एक एंड आपका फिक्स है और अपर एंड पे हमने क्या लगाया हुआ है, फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो ये स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके की अगर सिचुएशन आपकी है उस केस में आप जो स्ट्रेस लिखोगे वो क्या होती है, आपकी शियर स्ट्रेस होती है। सो आई होप बेसिक जो आपके टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स के बेसिस पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।